आज के अतिथि मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं नगर के वरिष्ठ कवि, समालोचक, चिंतक, शिक्षक और साहित्यकार श्री राज बहादुर सिंह जी से। राज बहादुर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप संस्कार भारती से वर्षों से, एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लोक नाट्य के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में विलुप्त होती लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आपका पूरा जीवन समर्पित रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, उनके साथ रूबरू हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानेंगे उनकी साहित्य यात्रा के बारे में, उनकी संस्कृति यात्रा के बारे में और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने जो पड़ाव देखे हैं उन सब के बारे में। तो राज बहादुर जी, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप। जी 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 जी। तो राज जी, आप हमारे श्रोताओं को पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि आप मूल रूप से कहाँ से निवास करते हैं, कहाँ कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई। दरअसल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, विशेष करके जोधपुर से। जी। मेरे फोर फादर जोधपुर के थे, जमींदारी प्रथा में। और मैंने जो परिवार से सुना है वो इस तरह से कि महाराज से हमारे फोर फादर ठाकुर सुजान सिंह जी का कुछ अनबन हो गई, तो वो वहां से छोड़ करके फिर वो इधर धौलपुर रियासत में आ गए और वर्तमान में आज धौलपुर रियासत की एक बसेड़ी तहसील है, उसी के अंतर्गत मेरा गांव है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर लगभग मैं समझता हूँ कि 120 वर्ष पहले आगरा आ चुके थे जी। और यहाँ आगरा में जॉन्स मिल, कॉटन मिल्स अंग्रेजों की चलती थी, उसमें वो एम्प्लॉय हुए और उसके बाद में वो एक मेहनत के द्वारा अच्छे पदों पर भी पहुंचे, अच्छी मकान वगैरह बनाए। मेरे पिता और दो मेरी बुआ, इस तरह से 3 का उनकी संतानें थी। दरअसल कुछ इस प्रकार वज्रपात हुआ कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उसके बाद में जो मालिक थे मिलों के, वो उनमें बंटवारा हो गया और वो इंग्लैंड चले गए। जी जी। मिलें बंद हो गई तो आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। पिताजी को क्षय रोग हो गया था और जब मैं 5 वर्ष का था तभी मेरे माता पिता 6 महीने के अंतराल में ही स्वर्गवासी हो चुके थे। हाँ जी, तो बड़ा संघर्ष का दिन था। आर्थिक भी परेशानियां रहीं, संकट रहा, सब कुछ रहा और उसमें से गुजरते हुए बहुत कठिन परिश्रम किया। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थी, वो गांव चले गए। गांव में यहाँ शहर में रहा, अपनी बुआओं के निर्भर रहा, तो नियमित मेरी पढ़ाई केवल इंटर तक ही हो पाई। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। जो आपका जन्म कब का है आपका? मेरा जन्म है 15 मई 1947। अच्छा अच्छा। जब देश आजाद हुआ है, आजादी से 3 महीने पहले जी 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 मेरा जन्म हुआ था। तो ये इस संघर्ष में से गुजरता गया। यहाँ जीवनी मंडी पटेल नगर में पैतृक मकान थे, वो भी बाद में बिक गई, सारी स्थितियां खराब हो गई। तो मैं आश्रित हो गया। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है जो रेगुलर हुई है वो इंटरमीडिएट तक ही रही है। और जिस वर्ष मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था तभी मेरे जो अभिभावक थी, मेरी बुआ, उन्होंने मैं विवाह भी कर दिया था। अच्छा। तो मेरा विवाह भी 1969 में 69 में हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और उसके बाद में उसी समय मेरी छोटी बुआ थी, उनका एक ही मात्र पुत्र था, वो यमुना में डूब करके गुजर गया। तो उनकी फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ गई, इनकी देखभाल मुझे करनी है। तो मैं अपनी वाइफ के साथ आज जो वर्तमान में जो मकान है उसी में मैं शिफ्ट हो गया था। नहीं, लेकिन राज जी, आपका जो मैं देख रहा हूँ, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, आपने MA हिंदी से किया है, उसके बाद BEd किया है, साहित्य रत्न किया है, तो ये सारी चीजें आप... ये बड़ी बहुत ही संघर्ष में कहानी है। इंटर करने के बाद में कई वर्ष का मुझे गैप करना पड़ा और उसी वर्ष में बल्केश्वर जूनियर हाई स्कूल में 1969 में मैं एक त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत टीचर के रूप में मुझे रख लिया, यद्यपि मैं अनट्रेंड था। अच्छा अच्छा। हाँ, अनट्रेंड था, इसलिए एक बार रहा मैं। और उसका प्रलोभन मेरा यही था कि उस समय केवल टीचर ही प्राइवेट दे सकते थे। अच्छा। मेरी सभी डिग्रियों के ऊपर शिक्षक लिखा हुआ है। जी। शिक्षक विद्यार्थी है मेरे हर डिग्री के ऊपर, BA के भी MA के भी। जी। तो मुझे उसमें यह था कि 5 वर्ष के शिक्षण के बाद में ही मैनेजमेंट आपको परमिशन दे सकता था। अच्छा। तो मुझे 5 वर्ष लगातार वहां करना था, लेकिन उसी बीच में महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में मुझे चांस मिला, वो भी संस्कृत टीचर का। तो फिर वहां 1 वर्ष ही केवल रहा था और उसके बाद पुनः वहीं आया। तो 5 वर्ष के बाद
फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए किया, लेकिन इसी बीच में विशारद मैंने पहले कर लिया था। अच्छा, विशारद किया था पहले जी। तो जब तक मुझे ग्रेजुएशन के लिए परमिशन नहीं मिली तब तक मैंने साहित्य रत्न भी नागरी पिचारणी से कर लिया था। बहुत खूब, यानी कि आपने अपने समय का पूरा सदुपयोग करने की कोशिश की और उसमें सफल भी रहे। जी। लेकिन आर्थिक तंगी बहुत जबरदस्त मैंने सही, और यहाँ तक कि पत्नी के कई बार तो जेवर बेच करके मैंने बीए की और एमए की फीस भरी थी। निश्चित रूप से ये बहुत ही संघर्ष की बात है। आप उस संघर्ष में से तब कर निकले हैं। लेकिन कला से ईश्वर ने ऐसा कुछ दिया था कि मैं जब केवल 7-8 वर्ष का था जी, तो पटेल नगर में एक ब्रज संकीर्तन मंडल चलता था, उसके गुरु थे एदल सिंह जी। तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। मेरी आवाज सुरीली थी, गाने का मुझे शौक था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी फिल्मी गीत अगर मुझे एक बार मैंने सुन लिया तो मुझे कंठस्थ हो जाता था और मैं एज इट गाने की कोशिश करता था। अच्छा। तो गायन में अच्छा कंठ अच्छा था, तो वो संकीर्तन मंडल में मैं उस मंडली में जाता था और वो पैरोडी पे भजन हुआ करते थे, तो वो गाते बाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ बेलंगंज में घासीराम जी की एक अखाड़ा था भगत का, उस भगत के अखाड़े में भी मुझे अवसर दिया गया। मैंने कई पार्ट भी खेले, और विशेषकर मैं जो स्तुति होती है पहले भगत के आरंभ में, वो स्तुति गान मुझसे करवाया जाता था। जैसे देवी जी का जो है, तो वो चौबेले हुआ करते थे। वो चौबेले मुझे अभी 1-2 कंठस्थ हैं। अच्छा। तो वो उसमें भगत में चलता रहा। चौबोला जो होता है तो वो आपको कंठस्थ है, तो आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं? सुना दूं। बहुत खूब। चौबेले में जैसा उसका नाम है जी, तो उसमें पहला दोहा होता है, उसके बाद में एक देवी की स्तुति का है जी। मैया तेरे भवन में लाल ध्वजा फहरा, 84 घंटे जहां सुबजा करें दिन रात, अब बजा करें दिन रात, ए जी हाँ बजा करें दिन रात, मात सब संत तेरे गुण गावे, और रोली चावल धूप दीप से तेरी ज्योति जगावे, अब हो मन खुशी, हो मन खुशी अपार, भवन में लांगुर बैठ जिमा में, भवन में लांगुर बैठ जिमा में, और तेरी कृपा जब होए मात जन मुँह मांगा बर पावे, अब हो जग जननी, हो जग जननी मात भरोसा भारी, अरे भरोसा भारी हमें तुम्हारा, और शरण गए की लाज राखिए बेड़ा पार हमारा, ते था क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। राज जी, इस उम्र में भी बड़े मतलब जोश के साथ आपने ये अपना चौबोला प्रस्तुत किया, और बहुत खुशी होती है कि जो लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आपने इतना सारा काम किया है। लेकिन ये जो सांस्कृतिक जो आपकी यात्रा है, वो तो आपने बताया कि जो ब्रजमंडल संकीर्तन में गायन से शुरू हुई, और वहाँ फिर उसके बाद में फिर आपने भगत में आपने पार्टिसिपेट किया, वहां से आपका जो सांस्कृतिक यात्रा है जो शुरू हुई। लेकिन जो साहित्यिक जो अभिरुचि है, और जिसमें आपकी 8-10 किताबें भी आ चुकी हैं, मूल रूप से मैं आपको एक कवि के रूप में जानता हूं और ओज के कवि के रूप में, तो वो जो प्रस्फुटन कहां से हुआ? मैंने हाई स्कूल मुफिदिया मिंटर कॉलेज से किया है।
जी जी। तो उस समय से गाने का तो शौक था जी। तो प्राय जो है किसी भी अवसर पर मुझे खड़ा कर दिया जाता गाने के लिए, और विशेषकर मैं जो है वो मेरे महबूब का गाना बहुत गाता था। अच्छा। मेरे महबूब थे जो मेरी मोहब्बत की कसम, और चौदहवीं का चांद हो। अच्छा। ये इस तरह के गाने लोग सुनते थे। जी जी जी। उसी समय कुछ ऐसा था कि धीरे से कहीं से कोई जो अंदर का कोई प्रणय है, जी, यानी उम्र भी हो रही थी हाँ, तरुणाई की। जी जी तो जी। उस उम्र के हिसाब से मैं छोटी मोटी शेर शायरी करने लग गया था। अच्छा अच्छा। वहां से तो शुरुआत हुई थी। जी जी। लेकिन वो धीरे धीरे करके उसको कविता को प्रोत्साहन कहाँ मिला, जब मैं सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर में था तो वहाँ एक मिस्टर खंडेलवाल जी थे, वो साप्ताहिक सत्संग करा करते थे। और साप्ताहिक सत्संग में वो गीता का कुछ वहाँ पाठ होता था और एक कविता होती थी। अच्छा। तो मुझे वो वहाँ ले जाने लगे और कहने लगे कि कविता सुनाना। तो एक दो बार तो मैंने कहीं इधर-उधर से लोगों की सुनाई। जी, जी, फिर मुझे लगा कि अच्छा, एक बार चौधरी सुखराम सिंह जी ने मुझे टोक दिया, बोले कि अगर तुम पे अपनी हो तो सुनाना और नहीं तो मत सुनाना। अच्छा। तो मुझे कुछ लगा। जी 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 जी। तो फिर मैंने कोशिश की। अच्छा, फिर उस समय 5 रुपए वो खंडेलवाल जी देते थे कवि के रूप में। अच्छा। तो लालच रहता था कि एक अगले हफ्ते एक कविता बना के ले चलो। जी जी। और निश्चित रूप से वो 5 रुपए एक बड़ी राशि थी। जी। तो धीरे धीरे करके फिर कविता का चला। तो मैं फिर नगला चंद्रभान में जो पंडित जी की होता है समारोह, जी जी, उसमें जाने लग गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और वहाँ माननीय अटल जी से मेरा अच्छा परिचय हुआ। तो अटल जी का आशीर्वाद भी मिला और थोड़ा सा वीर रस की और राष्ट्रीय भावना की, ज्यादा बढ़िया तो साहित्यिक तो नहीं थी रचना लेकिन होती थी जी। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। अटल जी के साथ हापुड़ में संभवतः 1994-95 की बात हुई, तो उसमें साझा किया था मैंने कवि सम्मेलन। अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। उस समय अटल जी ने मुझसे ये कही कि तुम ऐसे गीत हैं तो इकट्ठे करो और आप जो है इनका संकलन कराओ। अच्छा। तो मैंने कहा साहब कितने गीत हो जाएं? तो तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 41, 41 साल की है। तो बोले कि 41 गीतों का। क्या बात है। माटी के गीत मेरा पहला संकलन था। अच्छा अच्छा। और अटल जी ने उसमें आशीर्वाद दिया था। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये मेरा सौभाग्य रहा था। हालांकि वो उसमें सोम जी ने बड़ी एक अच्छी टिप्पणी की थी जी। उन्होंने मेरी कविताओं को हरे बांस की बांसुरी की तुलना की थी। क्या बात है कि भाई इन्होंने लिखा तो है, भाव है जी जी, लेकिन इस काव्यात्मक दृष्टि से जैसे हरे बांस की बांसुरी सप्तम स्वर में यथावत नहीं बोल सकती है। तो वहां से फिर यात्रा लेकिन है नेचुरल है। नेचुरल है। तो आपको अपने प्रथम काव्य संग्रह माटी के गीत की कोई गीत या कोई रचना आपको याद है क्या? हाँ, तो आप हमारे श्रोताओं को अगर साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा उनको। जी सुन लीजिए। हाँ, कोई छोटी रचना। वो है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरेश। क्या बात। माँ से बढ़कर जग में कोई और नहीं, मातृभूमि से सुंदर कोई ठौर नहीं। जननी जन्मभूमि प्राणों से प्यारी है, मेरी माटी सब देशों से न्यारी है। क्या बात है। माँ के आंचल की छाया सुखकारी है, धरती माता सबकी पालनहारी है। कण कण पर ये अमृत रस बरसाती है, तृण तृण से साधन से सरसाती है। नंदन वन सी लगती ये मनहारी है, मेरी माटी सब देशों से न्यारी है। माँ के आंचल की छाया सुखकारी है, धरती माता सबकी पालनहारी है। माँ के आंचल की छाया सुखकारी है, धरती माता सबकी पालनहारी है। कण कण पर ये अमृत रस बरसाती है, श्रम साधन से तृण तृण को सरसाती है। नंदन वन सी लगती ये मनहारी है, मेरी माटी सब देशों से न्यारी है। क्या बात है, क्या बात है। विशेषता ये सर उसमें
41 गीत माटी से ही शुरू हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। कण कण पूछ रहा माटी बलिदानी से, देवधरा पर आहुत हुई जमानी से, जी जी, और वंदनीय अभिनंदनीय मेरे भारत की माटी, ये सब माटी उसमें सब में प्रयोग हुआ है। क्या बात है। और निश्चित रूप से इस एक अद्भुत कृति के लिए आपको माननीय श्री अटल बिहारी जी का आशीर्वाद मिला आपको। और सबसे बड़े आदरणीय द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी 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 का संरक्षण मिला था इसके प्रकाशन में, और प्रोफेसर रमेश कुमार शर्मा जी ने इसका विमोचन किया। अच्छा, तो यहाँ से आपकी जो साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। अब तो जो मैं अभी आपको प्रस्तुत किया गीत, इससे लोगों ने मुझे जो है थोड़ा सा प्रोत्साहित किया, तो मैं आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। अच्छा, एक्चुअल में संस्कार भारती का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय में सरस्वती विद्या मंदिर में था, तो कुछ हमारे मित्र ऐसे थे तो उन्होंने एक संस्था की गठन की बात की जी। तो सृजन भारती करके मैंने एक संस्था गठित की थी संस्कार भारती के जन्म से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके माध्यम से कवि सम्मेलन, संगीत के ऐसे कुछ लोगों को जोड़ा था, बड़े बड़े नामधारी लोग। जैसे संगीत में एक नाम आता था पंडित चक्खनलाल शर्मा जी का, एक मन्ना डे जी के भतीजे रहते थे हमारे यहीं पर, वो भी हमसे जुड़े थे। जब संस्कार भारती 1981 में उसकी स्थापना हुई, चूंकि मैं संघ से ही स्वयंसेवक था, उसका कारण ये था जहां मेरे संरक्षक थे, मेरे फूफा जी जो थे वो भगवान सिंह चौहान एक उच्च कोटि के कवि भी थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे जी। तो उनका कुछ मुझ पर प्रभाव रहा था, तो मैं संघ में तो प्रारंभ से ही जाता था। तो फिर संस्कार भारती से मैं जुड़ गया। संस्कार भारती के सबसे पहले आगरा का संयोजक, अच्छा, उसके बाद में आगरे का मंत्री, उसके बाद में पूरे ब्रज प्रांत का महामंत्री, उसके बाद में 3 प्रांतों का एक क्षेत्र हुआ करता तो उसका क्षेत्र प्रमुख, उसके बाद में मैं साहित्य का सह संयोजक, उसके बाद में साहित्य का संयोजक। इतनी लंबी यात्रा। क्या बात है। और निश्चित रूप से आपने चूंकि बहुत सारा काम किया है, लोगों ने आपका काम देखा है, लोक कलाओं के संरक्षण में जो आपने काम किया है वो अद्भुत है। आपने गांव-गांव जाकर ग्रामीण अंचलों में घूम कर जो लोक कलाकारों की खोज की है और विलुप्त हो रही लोक कलाओं को संरक्षित करने का जो प्रयास किया है वो अभिनव प्रयास है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसमें सबसे बड़ा योगदान है, मैं गंगा देवी विद्या मंदिर में था जी। तो उसमें जो छेदीलाल जी अग्रवाल थे बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन समाज सेवी और कला प्रेमी थे जी जी जी। तो आपको मैं बता दूं करीबन 15 या 20 वर्ष नवोदित काव्य गोष्ठियां मैंने चलाई जी। तो छेदीलाल जी की प्रेरणा थी। छेदीलाल जी ने ये कहा कि काव्य गोष्ठी शुरू करो। उस समय यमुना पार में इतना डेवलप नहीं था, लोग आते जाते बहुत कम थे, फैक्ट्रियां ही थी केवल जी जी। तो मैंने कहा साहब यहाँ कौन तो कविता कहेगा, कौन कवि सुनने आएगा। तो उन्होंने कहा आप कवि हो, मैं श्रोता हूँ। यहाँ से हमने काव्य यात्रा की और आप आश्चर्य करेंगे कि साहब 3-4 वर्ष में लगभग 1 महीने में 8 से लेकर के 10 काव्य गोष्ठियां आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में होती थी। इस क्षेत्र में भी विभिन्न नगर में, आर्य समाज में, ताजगंज में, कैंट पर, सब जगह होती थी जी, और उससे हमने एक नवोदित कवियों की एक बहुत बड़ी एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें कई एक नाम ऐसे हैं जो आज कवि मंचों पर जा रहे हैं, जैसे पवन आगरी है जी, रमेश मुस्कान है और प्रताप फौजदार है, ये सब वहीं से निकले हैं। कुमार ललित है और कई नाम ऐसे हैं। एक रोली तिवारी थी जो बड़ी नेता भी बनी जी, एक मुक्ता राठौर यहीं रहती थी, वो अब ग्वालियर चली गई हैं। तो यानी कि आपने लोगों को गढ़ने का काम किया जी। फिर इनकी एक सेलेक्टेड रचनाएं 5-5 लेकर के करुणाई के स्वर मैंने अपने संपादन में प्रकाशित कराई थी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। क्या उसमें करीबन 20-25 ये नवोदित कवियों की रचनाएं थी। ये पहला अंश। और जो लोक कलाओं के संरक्षण की बात है जी, उसका बता रहा हूँ मैं जी जी। लोक कला चूंकि मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं ब्रज संकीर्तन मंडल से था, तो उसके बाद में भगत से जुड़ा, फिर मैंने कुछ नौटंकी की गायन शैली को पकड़ा जी। अच्छा, और विशेषकर कहीं रसिया होते तो रसिया भी गा लेता। गाने में मुझे कहीं न कहीं लोग मुझे प्रयोग कर दिया करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो छेदीलाल जी अग्रवाल ने गांव की डगर करके एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला है। अच्छा। और उसका उद्देश्य ये था कि गांव-गांव तक ये विलुप्त हो रही लोक कलाओं के कलाकार ढूंढने हैं। तो उन्होंने पेमेंट पर कार्यकर्ता ऐसे लगाए थे जो गांव-गांव जाते थे और गांव में ये देखते थे कि ऐसी स्थान हर गांव में जहां प्रतिदिन 10-15 लोग एकत्र हो जाते हों, तो वहां जो है वो अखबार उन्होंने निःशुल्क पहुंचाया। मैंने संपादन किया गांव की डगर।
क्या बात है, क्या उसी बात श्रृंखला में गांव से ये खोज की कलाकार। ये बहुत बड़ी बात है, निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति, उन्हीं का स्वार्थ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने सारे संसाधन मुझे उपलब्ध कराए थे, अन्यथा मैं गांव-गांव नहीं घूम सकता था। वो अपनी गाड़ी भी देते थे, सारी सुविधाएं मुझे देते थे, और एज ए प्रिंसिपल मैं वहां था जी। लेकिन वो विद्यालय से भी अवकाश दे करके मुझे इस काम में लगा देते थे। जी जी जी। तो चलता रहा ये सिलसिला। गांव के कुछ कलाकार जुड़े, और विशेषकर जगनेर में, चूंकि वहां देखा मैंने कि जगनेर में आज भी सर राजपूतानी होली के बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। अच्छा। इधर शमशाबाद में ऊंचा गांव है, यहाँ भी राजपूतानी होली की बड़ी है जी। एक जो कला जो कंठ को बीच करके ढोला गाया जाता है, जी, वो जी, चिकाड़े का ढोला होता है जी। वो मैंने खोज करके, वहां मई गांव है सादाबाद, जी जी, सादाबाद खनौली के पास। जी जी जी। तो वहां पर कुछ एक कलाकार, एक सज्जन थे महाशय जी, उन्होंने अपनी काफी शिष्य बना रखे थे, और सावन के महीने में पूर्णमासी के दिन रात भर का वहां ढूला का दंगल हुआ करता था। जी जी। तो वहां मैंने जाना शुरू कर दिया। तो राज साहब, आपको नहीं लगता कि ये सब गुजरे जमाने की बातें होती जा रही हैं, नई पीढ़ी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? जी जी। तो इन सब का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? अब इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि आज नई पीढ़ी की हिसाब से हमको कुछ उसमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। जी, जी। उदाहरण के तौर पर मैं भगत के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अभी 18-20 अखाड़े थे आगरा में जी। अब उसकी संख्या केवल नाम मात्र के लिए रह गई है जी। क्योंकि वो उस समय जो भगत जो आगरा में होती थी वो रईसों का एक शौक था जी, वैश्य परिवारों का। जी जी जी। और वो ही उसमें अभिनय करते थे जी। अच्छा, और बड़ा महंगा होता था जी। यानी जो अभिनय होता था तो उस समय के समय में लाखों रुपए के गहने पहन करके वो अभिनय किया करते थे जी। अच्छा, और उसको जीवट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक डायलॉग था, संवाद था, उसमें शब्द था जड़ाऊ। आप जेवर जो पहने हो, नायिका से कहा कि आप इतने जेवर से जड़ी हुई हो, वो कहने लगा जड़ाऊ, और उच्चारण में जराऊ हो गया, तो उन्होंने अपने कपड़ों को जला दिया था। अच्छा। हाँ, जीवंत अभिनय करने के लिए जी। अच्छा, दूसरा ये था कि चूंकि वो काव्य कला कहलाती है तो उसमें सारे संवाद ही काव्यमय। मैंने अभी लोगों से ये आग्रह किया है कि आप इसमें कुछ संवादों को जोड़िएगा। जी जी। कुछ नयापन लाइएगा। हाँ, वो समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो लोग, नए लोग जुड़े, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। अब दो पात्र संवाद बोल रहे हैं, उन्होंने गाया, इन्होंने गाया, तो एक अति हो जाती है गायन की भी। जी 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 जी। तो अब इसी तरह से हमारे जो लोक कलाकार हैं उनको एक तो प्रस्तुतिकरण का वो नहीं है कि सारे मंच पे कैसे जाना है, जी जी, कैसे मंच की अपनी वो देनी है। अच्छा, दूसरे उनके जो वेशभूषा है वो जो चाहे वो पहन करके, तो भाई वो नहीं होगा, पात्र के अनुकूल वेशभूषा भी होनी चाहिए। जी जी। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी संघर्ष में हैं। हालांकि बड़ी प्रसन्नता का विषय कि संस्कृति मंत्रालय मुझे इसमें प्रोत्साहित करता है, और जो कुंभ का जो प्रयागराज में था उसमें भी काफी अवसर हमारे इन कलाकारों को मिला, और अभी अयोध्या जी में भी मैंने 2-3 कार्यक्रम लोक कलाकारों के जनजाति आयोग के मंच से कराए थे। बहुत खूब, बहुत खूब। निश्चित रूप से चूंकि आप लगातार स्वयं भी संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, जो हमारी जो विरासत है उसको सहेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इन बिटवीन आपकी जो साहित्य यात्रा है वो भी लगातार चलती रहती है। तो मैं देख रहा था कि आपकी 10-12 किताबें आ चुकी हैं, तो इतना समय कैसे निकाल लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? दरअसल अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि मैं 2 घंटे अपनी साहित्य और कला साधना के लिए प्रतिदिन निकालता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे इस समय मैं अवकाश पर हूँ, 5 बजे मेरा नियमित उठना है, जब मैं सेवा करता था तब भी और आज भी जी। 7 बजे से मैं 9 बजे तक केवल और केवल चाहे लिखूं, हाँ, लिखना पढ़ना, चाहे गाऊं, जी जी जी, चाहे बजाऊं, जी। बहुत खूब, मैं उसी में बहुत खूब आज भी। जी 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 जी। तो राज जी, हम देख रहे हैं कि आपकी जो इतनी 10-12 पुस्तकें आ चुकी हैं, और भी कई अप्रकाशित कृतियां हैं जो अभी आने के उसमें हैं, और आपने संपादन भी कई सारी पुस्तकों का किया है। जी जी जी। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ संपादन में पहले तो ये था कि मैंने अपने ही विद्यालय की एक अंकुर पत्रिका लगभग 20 वर्ष तक उसका संपादन किया। जी। संस्कार भारती की कला कुंज पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती थी जी। मैं उसका सह संपादक था जी। और गांव की डगर का जो जैसे मना मैंने उसके संपादन भी किया है। एक था तरुशिखा करके, जी, जबलपुर यूनिवर्सिटी में एक सहायक पुस्तक चलती थी, उस पुस्तक में
करीबन 8 या 10 कैरेक्टर थे मध्य प्रदेश के, जी, जिसमें एक कुमार गंधर्व भी थे। अच्छा, हाँ, तो उस पुस्तक का जो वहाँ लगी हुई थी पाठ्य पुस्तक में, उसका संपादन भी मैंने किया है। वो कई वर्षों तक चली है तर्क सिखा करके। जी जी। राज जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है और जो सांस्कृतिक जो आपका अवदान है, जो आपका योगदान है, उसको दृष्टिगत रखते हुए तमाम सारी संस्थाओं ने आपको मतलब सम्मानित भी किया है। और निश्चित रूप से जब कोई सम्मान मिलता है तो हम गौरवान्वित तो होते ही हैं, और एक हमको एक जिम्मेवारी और मिलती है कि हम और कुछ बेहतर करें। तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैं जब भी जहां कहीं भी कोई इस तरह से मुझे सम्मानित करते हैं तो मुझसे एक निवेदन करता हूं, आप इस सम्मान शब्द की जगह मेरे लिए प्रोत्साहन शब्द का प्रयोग करें। जी 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 जी। क्योंकि मैं तो अभी तक अपने को विद्यार्थी मानता हूं, साहित्य का। ये आपका बड़प्पन है। और इस कारण से आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप और करो, ये अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो। जी जी जी। क्योंकि सम्मान अगर आ जाता है तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है कुछ। जी 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 जी। तो चलते चलते राज जी, आप हमारे श्रोताओं को, चूंकि आप मूल रूप से वीर रस के कवि हैं और आपकी जितनी पुस्तकों में और चाहे वो संपादन हो या जो भी कृतियां हैं उस सब में मतलब उस रस के तेवर दिखाई देते हैं। तो आप ऐसी कोई रचना जो आपकी सिग्नेचर रचना है, जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, उस रचना को आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे? जरूर। जी 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 जी। वंदनीय अभिनंदनीय है मेरे भारत की माटी, त्याग और बलिदान सदा से रही हमारी परिपाटी। क्या बात! टूट गए पर झुके नहीं हम, मर मिटना स्वीकार किया, चुप रह कर अन्याय सहा, न कभी दगा का साथ दिया। कि टूट गए पर झुके नहीं हम, मर मिटना स्वीकार किया, चुप रह कर अन्याय सहा, न कभी दगा का साथ दिया। आन बान मर्यादा के हित भूखे रह रातें काटी, त्याग और बलिदान सदा से रही हमारी परिपाटी। वंदनीय अभिनंदनीय है मेरे भारत की माटी, त्याग और बलिदान सदा से रही हमारी परिपाटी। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। त्याग और बलिदान सदा ही रही हमारी परिपाटी, ये बहुत ही अच्छी बात है। निश्चित रूप से इस परिपाटी पर और चलने के लिए जो हमारे युवा साहित्यकार हैं या हमारे युवा संस्कृति प्रेमी हैं, तो वो कैसे चल सकते हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं आज की चूंकि मैं शिक्षक भी रहा हूं जी, और एक शिक्षक के नाते भी, और जो साहित्य का तो मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूं, मैं जो भावी पीढ़ी के अब जो बच्चे हैं उनमें एक ही निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जहां वो रचना धर्मता है जी, उस रचना धर्मता में भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और राष्ट्रवाद जी, ये भाव केंद्रित जरूर होने चाहिए। चाहे आप जो है श्रृंगार में लिखें, चाहे वीर रस में लिखें या अन्य किसी रस में लिखें, लेकिन ये भाव अवश्य होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी विडंबना ये कि आज बाजारवाद हो गया है, कविता का भी बाजारवाद हुआ है, और उस कारण से अभी हमारी जो नई पीढ़ी है उसका आकर्षण किसी और है। यद्यपि बहुत अच्छे नए, जैसे कुछ बच्चे हैं, पदम गौतम का नाम लेता हूं मैं, एक सक्सेना लड़का है मोहित, एक राम करके भदावरी है, ये बच्चे राष्ट्रीय भावना की ओज के बड़े जोश भरने वाले ऐसे, तो ऐसे भी बच्चे अपने हैं। तो निश्चित रूप से और थोड़ा मैं समझता हूं कि उनका अध्ययन भी होना चाहिए। उनका अध्ययन, हाँ, मतलब खूब पढ़ें, उसके बाद में कुछ लिखें। और अगर आप बिल्कुल नए हैं साहित्य के क्षेत्र में तो अपने किसी जो सीनियर हैं जो आप उनसे संपर्क करें, उनको दिखाएं, उनके साथ परामर्श करें। बिल्कुल। तो राज जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपने बारे में, अपनी साहित्य यात्रा के बारे में, अपनी सांस्कृतिक यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ इतना सब कुछ शेयर किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।